लास्ट क्लास में सबसे पहले तो फोर्स के बारे में देखा कि फोर्स क्या होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखनी है हमें, डिफरेंट टाइप के फोर्स एनकाउंटर होंगे हमारी लाइफ में। तो कुछ फील्ड फोर्सेस हो सकते हैं, कुछ कॉन्टैक्ट फोर्सेस हो सकते हैं। जैसे अगर रस्सी में फोर्स जनरेट हुआ तो वो टेंशन कहलाता है। जैसे फ्रिक्शन हुआ सरफेसेस के बीच में तो फ्रिक्शन कहलाता है। नॉर्मल रिएक्शन लगता है दो सरफेसेस के बीच में, ठीक है। बॉडी का वेट होता है जो ग्रेविटेशनल पुल है, वो भी एक फोर्स है। स्प्रिंग स्ट्रेच होती है या कंप्रेस होती है तब एक फोर्स लगता है, तो वो स्प्रिंग फोर्स कहलाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे नॉर्मल नोशन ऑफ फोर्स की हैं। अच्छा, नेट फोर्स का कॉन्सेप्ट हमारे काम का कॉन्सेप्ट है कि किसी बॉडी पर नेट फोर्स कितना लग रहा है उतना फोर्स यूज़ होगा उसको एसिलरेट करने के लिए, ठीक है। इफेक्ट ऑफ नेट फोर्स क्या क्या हो सकता है कि उसकी स्पीड चेंज कर सकता है पार्टिकल की, या उसका डायरेक्शन चेंज कर सकता है, या स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज कर सकता है, या उसका शेप एंड साइज़ चेंज कर सकता है। क्रश कर दिया अगर हमने किसी कैन को, किसी कोल्ड ड्रिंक की कैन को क्रश कर दिया तो उसका शेप और साइज़ चेंज हो जाएगा। ये वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन के बिना इसका कोई वजूद नहीं है, ठीक है। फिर आ गए हम डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस के बारे में कि फंडामेंटल फोर्सेस चार टाइप के होते हैं। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, अगला स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स, है ना। और जो सारे कांटेक्ट फोर्सेस हैं, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, टेंशन, स्प्रिंग फोर्स, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर के हैं, है ना। फिर आ गए कांटेक्ट वर्सेस नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में। तो अगर कोई फोर्स जिसको कांटेक्ट ज़रूरी है जो लगने के लिए, वो कांटेक्ट फोर्स कहलाता है। जैसे नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन इन स्ट्रिंग, फ्रिक्शन, ये सब कांटेक्ट फोर्स है। लेकिन अगर तुमने मान लो हवा में एक आसमान में वो रख दिया, संतरा गिरा दिया वहाँ से, तो वो बिना किसी अटैचमेंट के उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो वो कहलाते हैं फील्ड फोर्सेस, ठीक है। तो दैट आर कॉल्ड फील्ड फोर्सेस। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सब फील्ड फोर्सेस हैं। कॉन्टैक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओवरऑल अगर किसी बॉडी पे कॉन्टैक्ट फोर्स को समझना है तो एक तो नॉर्मल रिएक्शन लगता है उस पर, और एक फ्रिक्शन लगता है। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा दैट इज़ कॉन्टैक्ट फोर्स। और डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। फिर कुछ अटैचमेंट टू अनदर बॉडी वाला केस देख लिया कि अगर स्ट्रिंग इन एक्सटेंसिबल है, ठीक है, तो किसी भी पॉइंट का एसिलरेशन सेम ही होगा स्ट्रिंग में। ये बात कॉमन सेंस वाली है ना। जैसे अगर ये M1 और M2 मास लटके हुए पुलीज के अक्रॉस एक स्ट्रिंग से, और स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, तो ये ब्लॉक अगर ए एसिलरेशन से ऊपर जा रहा होगा तो ये भी ए एसिलरेशन से नीचे जा रहा होगा, ठीक है। अगर स्ट्रिंग मासलेस हो जाए और इनएक्सटेंसिबल है तो हर पॉइंट पे टेंशन सेम होता है। स्ट्रिंग के हर कोने पे टेंशन सेम होता है। हर कोना कहना गलत होगा, हर पॉइंट पे टेंशन सेम होता है। सिमिलरली अगर पुली मासलेस और फ्रिक्शनलेस है तो उसके दोनों तरफ टेंशन सेम होता है ना। तो मोस्ट प्रोबेबली यही केसेस हमारे सामने आएंगे। मोस्ट प्रोबेबली मतलब 99% चांसेस है कि हमारे जो भी सिचुएशन आए उसमें पुली मासलेस दी रहेगी, फ्रिक्शनलेस दी रहेगी, और स्ट्रिंग भी मासलेस दी रहेगी। तो हमें ये श्योरली जज करना आना चाहिए कि अगर यहाँ पे टेंशन टी है तो यहाँ भी टेंशन टी होगा, यहाँ भी टेंशन टी होगा। स्ट्रिंग के सारे कनेक्टेड पोर्शन में टेंशन टी होगा। और क्योंकि यहाँ पे टेंशन टी और यहाँ टेंशन टी है, इसका मास ज़ीरो है, तो नेट फोर्स इस पर ज़ीरो लग रहा है। इसका मतलब कि टी और टी टू टी स्ट्रिंग में लगना चाहिए, ठीक है। फिर आ गए हम न्यूटन के थर्ड लॉ पे। न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यहाँ पे एक्शन क्या है? एक्शन है फोर्स, और रिएक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स, ठीक है। तो इसका मतलब कि हर एक्शन का कुछ ना कुछ रिएक्शन पेयर होगा। तो इसका मतलब कि कोई आइसोलेट फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता इस दुनिया में, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल कि किसी ऑब्जेक्ट पे अर्थ की ग्रेविटी लग रही है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस तरफ है, तो इसका रिएक्शन पेयर कहाँ है? इसका रिएक्शन पेयर अर्थ पे लग रहा है, तो दोनों ही फोर्स एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। तो याद रखना है कि सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर, और अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं।
अच्छा, एक्शन और रिएक्शन पेयर दोनों सेम फंडामेंटल नेचर के होते हैं कि अगर एक्शन ग्रेविटेशनल है तो रिएक्शन भी ग्रेविटेशनल होगा। तो फिर आ गए हम एक स्पेशल टाइप के फोर्स पे, दैट इज़ नॉर्मल रिएक्शन। तो अगर कोई दो बॉडीज़ कांटेक्ट में है, ठीक है, तो कांटेक्ट फोर्स का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उनके सरफेस एरिया से, दैट इज़ कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। जितने ज़्यादा कांटेक्ट सरफेस होंगे उतने ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन लगेंगे, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा ऑब्जेक्ट की तरफ लगता है। तो फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाएंगे और उस पर फोर्स मार्क करेंगे तो ऑब्जेक्ट की तरफ लगाना पड़ेगा। जैसे ये वाला एग्जांपल लिया, एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास m है, एक रिजिड सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर हमें इस ब्लॉक का हमें बनाना पड़ गया कि यार एफ बनाना है, मतलब कि सारे फोर्सेस मार्क करने हैं इस पर, तो mg नीचे लग रहा होगा, और क्योंकि इस सरफेस पे रखा हुआ है ये, एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर साइड लग रहा होगा। सिमिलरली अगर इस फ्लोर का हम बनाए एफ तो यही वाले नॉर्मल रिएक्शन का रिएक्शन पेयर इधर लग रहा होगा, तो जिसका मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली n होगा और डायरेक्शन अपोजिट होगा। सिमिलरली एक mg इधर लग रहा होगा जो किसका रिएक्शन पेयर है, ऑब्जेक्ट पे लगने वाले mg का, है ना। नॉर्मल यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स है और ये mg यहाँ पे फील्ड फोर्स है, ठीक है। जैसे मास रखा हुआ है अर्थ पे, तो मास का एफ बनाया तो एक तो वेट लग रहा होगा mg नीचे, और अर्थ एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा ऊपर। सिमिलरली अगर आप अर्थ का एफ बनाए तो इस नॉर्मल रिएक्शन का रिएक्शन पेयर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, और इस mg का रिएक्शन पेयर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो ऐसे कुछ कुछ एफ बनाए हमने, देखा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या सीखी कि जैसे हमने ऐसे मल्टीपल ब्लॉक्स रखे हुए हैं, तो M2G इस पे लगाया है, तो M2G इस पे नहीं आएगा, है ना। ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि ग्रेविटी इसको पुल कर रही है। इसको अगर महसूस हो रहा होगा तो केवल और केवल mg महसूस हो रहा होगा, वेट जो नीचे अर्थ पुल कर रही है, और ये नीचे नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि इसके नीचे m1 रखा हुआ है। इसका मतलब m1 के थ्रू एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, ठीक है। सिमिलरली m1 को क्या महसूस हो रहा होगा, ऊपर से ये दबा रहा होगा ये ऊपर वाला ब्लॉक, तो n1 महसूस हो रहा होगा, और नीचे से अर्थ धक्का दे रही होगी तो n2 महसूस हो रहा होगा, है ना। इसका m2g महसूस नहीं हो रहा होगा, इसका स्वयं का m1g महसूस हो रहा होगा। तो M2G जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा N1 आ जाएगा, तो इसका मतलब M2G और N1 दोनों आपस में कनेक्टेड है, तो N1 विल गिव द इफेक्ट ऑफ M2G। तो हमें यहाँ पे M2G मार्क नहीं करना है, ठीक है। तो ये कुछ FBD बना के देखे। फिर एक लर्निंग पॉइंट देखा कि यार अगर पॉइंट कांटेक्ट आ जाए, अच्छा पॉइंट कांटेक्ट नहीं है, दोनों के एक्सटेंडेड कांटेक्ट है अगर सरफेस के, तब तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने में हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तब तो ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, इस डायरेक्शन में ही नॉर्मल आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर पॉइंट सरफेस आ जाए, पॉइंट कांटेक्ट आ जाए, कि एक तरफ से तो पॉइंट कांटेक्ट बन रहा है, दूसरी तरफ से सरफेस बन रहा है, तो हम जिस सरफेस से लें, जो सरफेस है उससे परपेंडिकुलर ले लेना है। तो जैसे यहाँ पे ये पॉइंट आया, सरफेस एक्सटेंडेड ये है, तो नॉर्मल रिएक्शन इसके अलॉन्ग लगेगा, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, ओवर एलेबरेट कर रहा हूँ मैं। सो पॉइंट और सरफेस जब कांटेक्ट में है तो नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगेगा, ये बात हमें जान लेनी है। जैसे यहाँ पे ये पॉइंट था और ये सरफेस था, तो इस सरफेस से परपेंडिकुलर लग गया। यहाँ पे ये पॉइंट था और ये एक्सटेंडेड सरफेस था, तो सरफेस से परपेंडिकुलर लग गया, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। ड्रॉ ड्रॉ एफ बी डी यानी कि फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द रॉड एंड द स्फीयर। तो एक पोजीशन में रॉड और स्फीयर रखे हुए हैं, उनका एफ बनाना है हमें। ये फ्लोर है, इस पे रखा हुआ है एक स्फीयर, और उस पे टिकी हुई है एक रॉड, ठीक है। तो इस स्फीयर का मास है m1 और इस रॉड का मास है m2। तो बनाओ ज़रा इसका एफ कैसे बनेगा। तो सबसे पहले इस m1 का एफ बनाते हैं। तो m1 का एफ बनाए, कितने कॉन्टेक्ट सरफेस हैं, एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो एक नॉर्मल लगेगा यहाँ से ऊपर साइड,
N1 बोल देते हैं जैसे, और एक नॉर्मल रहेगा यहाँ से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, दोनों ही सेंटर की तरफ होंगे, N2 बोल देते हैं इसे। और एक स्वयं का वेट भी लग रहा होगा, कितना होगा वो, mg, m1g, वेट लग गया नीचे की साइड m1g। ठीक है, सिमिलरली अगर हम रॉड का एफबीडी बनाए तो रॉड का भी एफबीडी बना देते हैं। रॉड में कितनी कॉन्टेक्ट सरफेस है, एक तो यहाँ से टिका हुआ है, सो इधर इसका नॉर्मल, इस नॉर्मल का रिएक्शन पेयर लग जाएगा N2, और इस पे टिका हुआ है तो इस पे किस तरफ लगेगा, सरफेस से परपेंडिकुलर, यानी कि इधर, उसको N3 बोल देते हैं। N1 नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि N1 तो यहाँ लग रहा है, तो ये N3 है। और एक स्वयं का मास भी लग रहा होगा, मतलब स्वयं के मास की वजह से ग्रेविटी फोर्स भी लग रहा होगा, सो M2g। आया समझ में? तो अगर स्फेरिकल सरफेस है अपने पास तो उससे टेंजेंट खींचेंगे और टेंजेंट से नॉर्मल की तरफ लगाएंगे, है ना। तो एक लर्निंग पॉइंट लिख लो यहाँ पे, इन केस ऑफ स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स acts perpendicular, acts perpendicular to the tangent, to the tangent at the point of contact, at the point of contact। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो एक फोर्स जो नॉर्मल रिएक्शन है वो देख लिया हमने कि यार वो सरफेस से परपेंडिकुलर लगाना है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप के फोर्स पे, दैट इज टेंशन। सो नेक्स्ट लिखो टेंशन, और टेंशन कहाँ होती है, स्ट्रिंग में, टेंशन इन अ स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसमें लिखो सबसे पहले, इफ अ स्ट्रिंग, if a string is pulled, is pulled to increase, to increase its length, to increase its length, its molecules, its molecules opposes it, opposes it by generating, by generating a force, a force inside the string, inside the string. This internal force, this internal force developed, developed in the string, in the string is called, is called tension of string। ठीक है, तो अगर तुमने लेट्स से ये दीवार है, यहाँ से एक स्ट्रिंग लेके यहाँ पे क्लैंप कर दी और बहुत टाइटली क्लैंप करी है, तो जितना टाइटली तुम क्लैंप करोगे उतनी ज़्यादा टेंशन बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब हम किसी स्ट्रिंग को खींचना चाहते हैं तो उसमें इनफाइनाइट मॉलिक्यूल्स रहते हैं स्ट्रिंग में, वो सेपरेट अपार्ट उन पे फोर्स जनरेट होता है, तो वो अपोज करते हैं उस फोर्स को। क्यों? क्योंकि वो बाउंड होकर रहना चाहते हैं, बाइंड होकर रहना चाहते हैं, तो इस वजह से इसमें टेंशन जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो इमेजिन करो, सबसे पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ प्रैक्टिकल फील लाने के लिए, कि तुम्हारे पास एक रबर बैंड है, ठीक है, ऐसे रखा हुआ है वो अनस्ट्रेच्ड, तुमने उसको इतना खींचा एक सिचुएशन में, दूसरी सिचुएशन में तुमने उसको थोड़ा कम खींचा, तो बताओ पहली सिचुएशन में ज़्यादा टेंशन महसूस होगी तुम्हें या दूसरी सिचुएशन में? सर पहले में। पहली सिचुएशन में, पहली सिचुएशन में ज़्यादा टेंशन होगी और दूसरी सिचुएशन में कम टेंशन होगी। अब इमेजिन करो ये रबर बैंड ना होके एक लोहे का तार होता, तो आयरन वायर हम स्ट्रेच करने जाएंगे तो वो स्ट्रेच नहीं होता, है ना, वो ज़्यादा इलास्टिक है, इस वजह से स्ट्रेच नहीं होता।
अब ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट लोड लगा देगा तो फिर तो स्ट्रेच हो ही जाएगा क्योंकि मेलिएबल होता है। तो हमने अपनी लिमिट में ही थोड़ा मजबूती से खींचा। मान लो सपोज़ यहाँ पे मैंने लगाया 100 न्यूटन, 100 न्यूटन से पकड़ के मैंने खींच दिया इसे। दूसरी सिचुएशन में 50 न्यूटन लगाया, तो अब इसके शेप में तो कोई डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। कोई बाहर से देख रहा होगा तो रस्सी यहाँ भी ऐसी दिख रही है, यहाँ भी ऐसी दिख रही है, यहाँ भी ऐसी दिख रही है, लेकिन टेंशन कहाँ जनरेट होगा ज़्यादा, पहली सिचुएशन में या दूसरी सिचुएशन में? सर पहली वाली में। पहले वाली में, क्योंकि ज़्यादा हम तुमने लोड लगा दिया वहाँ पे, तो इधर टेंशन ज़्यादा होगा और इनफैक्ट 100 न्यूटन का होगा, वो अभी देखेंगे अपन। और इधर टेंशन कम होगा, 50 न्यूटन का होगा। ठीक है, तो ये बात अपन को याद रखनी है कि स्ट्रिंग अनस्ट्रेचेबल है, तो फिर हमें दिखाई नहीं देता कि कितनी स्ट्रेच हो गई वो लेंथ वाइज, लेकिन तब भी हम उसके टेंशन के बारे में पता लगा सकते हैं। तो अब एक नेक्स्ट पॉइंट्स कंसीडर करो कि हमारे पास एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। तो वी हैव इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, और हमने अपने हाथ से पकड़ के फोर्स लगा दिया उस पर, है ना, एफ एफ दोनों तरफ लग गया। तो इसमें टेंशन कितनी जनरेट होगी ये हमें बताना है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम इतने पोर्शन का एफ बी डी बनाते हैं। तो यहाँ पे कुछ टेंशन होगी टी, तो इतने पोर्शन का एफ बी डी बनाया। तो इस पे क्या लग रहा है, फोर्स एफ लग रहा है, और इस छोर पे कौन सा फोर्स खींच रहा है इसे, टेंशन खींच रहा है। तो क्या ये इक्विलिब्रियम में है? हाँ, ये इक्विलिब्रियम में है ना। सर अगर बराबर हो तभी होगा ना। बराबर हो तभी होगा। सो एफ इज इक्वल्स टू टी आ गया। अच्छा, ये पहले सेगमेंट का एफ बी डी था। दूसरे सेगमेंट का एफ बी डी बनाते तो एफ फोर्स यहाँ लगता, और यहाँ इस पॉइंट पे तोड़ा है इसे, यहाँ पे टेंशन टी लगता, है ना। तो क्लियरली दिख रहा है कि ये टी और ये टी एक दूसरे के एक्शन रिएक्शन पेयर है, और होने भी चाहिए, हम्म। है ना। तो बस इतनी सी बात है। तो यहाँ से भी देख सकते हैं कि एफ इज इक्वल टू टी आ जाता। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल करते हैं जिसमें अपन को टेंशन फाइंड करनी है। तो लेट्स से हमारे पास एक सीलिंग है जिससे एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से मास लटका हुआ है जिसका मास m है। ठीक है, सो दिस इज inextensible string एंड वेरी लाइट, क्योंकि अगर लाइट नहीं होगी तो फिर उसमें टेंशन हर पॉइंट पे बराबर नहीं रहेगी। तो हमसे पूछा गया कि बताओ एफ बी डी बनाओ, ड्रॉ एफ बी डी ऑफ ब्लॉक, द सीलिंग एंड द स्ट्रिंग। इन सब का एफ बी डी बनाना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले ब्लॉक का एफ बी डी बनाते हैं। तो ब्लॉक को फ्री कर लिया। सो इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक तो ग्रेविटी नीचे खींच रहा है इसे एम जी से, और यहाँ पे टेंशन लग रहा है ऊपर। तो ये बन गया अपने ब्लॉक का एफ बी डी। ठीक है, सीलिंग का एफ बी डी बनाते हैं। सीलिंग को कौन खींच रहा है, ये रस्सी खींच रही है, तो ये रस्सी फोर्स लगा रही है टेंशन टी नीचे। और क्योंकि इनएक्सटेंसिबल और लाइट स्ट्रिंग है, हर पॉइंट पे टेंशन सेम रहेगी। तो हर पॉइंट पे टेंशन सेम है, तो इधर भी टेंशन टी है, इधर भी टेंशन टी है। फिर रस्सी का एफ बी डी बनाते हैं। तो रस्सी का एफ बी डी बनाया, तो इसको नीचे क्या खींच रहा है, अगर इसको, इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को टी नीचे लग रहा है इस पे, है ना, टी ऊपर लग रहा है ब्लॉक पे, तो इसका मतलब उसका रिएक्शन पेयर टी नीचे लगेगा स्ट्रिंग पे। सिमिलरली सीलिंग का एक्शन अगर नीचे लग रहा है तो रिएक्शन स्ट्रिंग पे ऊपर लगेगा। तो स्ट्रिंग का बन गया एफ बी डी। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं कि हमारे पास एक बहुत बड़ा ब्लॉक है, ठीक है, जो एक रिजिड फ्लोर पे रखा हुआ है, और इसमें अटैच्ड है एक पुली।
और उस पुली से एक स्ट्रिंग गई है जहाँ पर नीचे यहाँ मास लटका हुआ है M1 और यहाँ पे मास इससे रखा हुआ है M2. So we have to draw FBD of M1, M2 and M3. M1, M2 और M3 का FBD बनाना है. तो बनाना शुरू किया. ठीक है, सबसे पहले M1 का. तो M1 ये है. M1 को नीचे कौन खींच रहा है? नीचे धरती खींच रही है M1 जी. ऊपर कौन धक्का दे रहा है? ऊपर कौन खींच रहा है? टेंशन. टेंशन हो गई T. अच्छा, ये लाइट और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है. ठीक है, लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग. तो हर पॉइंट पे टेंशन सेम रहेगा और पुली भी जो है वो मासलेस और फ्रिक्शनलेस है. तो इस तरफ भी टेंशन T है और इस तरफ भी टेंशन T है. ठीक है, तो ये तो बन गया M1 का. M2 का बना लेते हैं अब. M2 के लिए इसको देखो, M2 को कौन कौन खींच रहा है? M2 को एक रस्सी खींच रही है इस तरफ, तो T आ गया. धरती खींच रही नीचे साइड, तो M2G आ गया. और एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है सरफेस की वजह से, तो ऊपर साइड लग गया, N1 बोल देते हैं इसे. ठीक है, ये बन गया अपना M2 का FBD. अब आ जाते हैं M3 के FBD पर. तो M3 बना लिया. M3 का स्ट्रक्चर कैसा है? ऐसा, और उसके साथ रिजिडली अटैच्ड है पुली. तो पुली पे जो फोर्स लग रहे होंगे वो भी M3 पर ही मानने पड़ेंगे. ठीक है, तो M3G तो नीचे लग गया एक, इसका वेट. ठीक है, इस M2 की वजह से कौन सा फोर्स महसूस हो रहा होगा इसे? इसको N1 महसूस हो रहा होगा इस पे, तो N1 यहाँ लग गया. इस पुली की वजह से स्ट्रिंग खींच रही होगी टेंशन T से इधर और टेंशन T से इधर, और धरती से धक्का दे रही होगी. नॉर्मल रिएक्शन N2 बोल देते हैं. तो ये बन गया. आया समझ में? हाँ सर. ठीक है, अब मुझे तुम ये बताओ, किसी की अगर इच्छा हो रही है कि यार इस M1 का तो कुछ कंसीडरेशन, M1G क्यों नहीं चेप दिया यहाँ पे M3 में? तो इस, हाँ. क्योंकि टेंशन आ गया ना उसका, उसकी वजह से टेंशन आ गया वहाँ पे, है ना. सिमिलरली M2G क्यों नहीं चेप दिया? इसमें तो M2G लगाया था हमने, इस पे नहीं लगाया, तो कोई बात नहीं, उसका N1 ने कंसीडरेशन ले लिया. तो यस सर. एक्चुअली इस पे जो मास एक्सपीरियंस, जो इसका ग्रेविटी की वजह से वेट एक्सपीरियंस कर रहा है वो M2G ही है. ये तो केवल M3G एक्सपीरियंस कर रहा है ग्रेविटी की वजह से. बात समझ में आ रही है? ये प्रेसिंग, इसकी वजह से केवल प्रेसिंग महसूस हो रही है. जैसे फॉर एग्जांपल तुम इमेजिन करो, तुम्हारे दिमाग से ये मैं शंका मिटा दूंगा अभी, कि मान लो सपोज एक आदमी खड़ा हुआ है और उसके ऊपर एक प्लैंक रखा हुआ है, प्लेटफॉर्म, उसके ऊपर दूसरा आदमी खड़ा हुआ है. ठीक है, तो इस आदमी को, ये तुम इमेजिन करो कि ये तुम हो, दिस इज़ यू. तुम्हें एक्चुअली में क्या फील हो रहा होगा? तुम्हें इसका वेट थोड़ी फील हो रहा होगा. तुम्हें तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फील हो रहा होगा जो पटिया तुम्हारे सर पे लगा रहा है. ये बात समझ में आ रही है? हाँ. तुम एक पटिया लेके खड़े हो जाओ और उसके ऊपर मैं बहुत सारा वजन रखते जाऊँ, तो असली में तुम्हें कैसे फील होगा वो वजन? वो तभी फील हो रहा है ना कि जब पटिया तुम्हारे सर पे प्रेस कर रहा है. इमेजिन करो कि ऐसा कुछ सिचुएशन हो जाए कि पटिया रखा है, ज़रा सा ऊपर है पटिया, ठीक है, और उसको ऐसे ठोक दिया ताकि वो तुम्हारे सर में ना टकराए. ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे आदमी खड़े हो गए इस प्लेटफॉर्म पे, तो क्या तुम्हें इनके मासेस फील हो रहे होंगे, इन आदमियों के? नहीं, क्योंकि टच ही नहीं है. तो एक्चुअली तुम्हें प्रेसिंग फील हो रही है नॉर्मल रिएक्शन की. तो इसलिए वैसे ही सिचुएशन में इसको N1 फील हो रहा है, इसको इसका M2G फील नहीं हो रहा. तो आई होप ये क्लियर हुई होगी बात तुम्हारे दिमाग में. सिमिलरली हम एक पॉइंट लिख लेते हैं कि यस. अगर पुलीस
अटैच्ड है, जैसे इस केस में पूरी तरीके से पुली अटैच्ड है, तो हम टेंशन जो है मार्क कर रहे हैं वो पुली पे, वो पूरे ब्लॉक पे ही कंसीडर हो रहा है. सो लर्निंग पॉइंट इज forces acting on a pulley are assumed to be acting on the block to which the pulley is connected, to which the pulley is connected. ठीक है, तो ये बात हमें याद रखनी है. अब आगे बढ़ते हैं और न्यूटन का पहला लॉ समझ लेते हैं. तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. ठीक है, इसी को अपन बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया. बहुत ही सिंपल सा लॉ है कि जैसे मतलब ये फिलोसॉफिकल ज़्यादा है, मैथमेटिकल इसका क्या यूज़ है वो बताऊंगा. तो फिलोसॉफिकल है कि जैसे मान लो तुम दौड़ते जा रहे हो तो एकदम से नहीं रुक पाते, और अगर रुके हो तो एकदम से नहीं दौड़ पाते, है ना. जैसे तुमने महसूस किया होगा कि अगर तुम्हारा पढ़ाई का मोमेंटम बना हुआ है तो तुम पढ़ते ही जाते हो बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है. लेकिन एक बार मोमेंटम ब्रेक हुआ तो फिर पढ़ाई में टच छूट जाता है, फिर वापस पढ़ने बैठते हो तो फिर अच्छा नहीं महसूस होता. सिमिलरली अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल तुम इमेजिन करो कि अपने घरों में तुम्हारे कज़न्स आए हुए हैं और तुम रात में खूब धमाल मचा रहे हो, तो जब तक तुम्हें कोई एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, जैसे मम्मी की डांट या पापा का झाड़ू, तब तक तुम सोते नहीं हो. और नेक्स्ट डे जब तुम सो चुके होते हो एक बार, तो उठते नहीं हो सिमिलर लॉजिक से. कब तक? जब तक कि फिर से झाड़ू ना पड़े. तो ये रियल लाइफ में काफ़ी एप्लीकेबल है, लेकिन अभी हमें रियल लाइफ में नहीं, इसको हमें फिज़िक्स की लाइफ में समझना है. तो इसका स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है कि अ बॉडी एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन, और इन यूनिफॉर्म मोशन will continue will continue to do so to do so unless and until a net external force is applied on it. ठीक है, तो बहुत इम्पॉर्टेंटली नेट एक्सटर्नल फोर्स की बात की गई है यहाँ पे, कि इमेजिन करो तुम्हारी जो मस्कुलर फोर्स है वो इंटरनल फोर्स है तुम्हारा या एक्सटर्नल फोर्स है. वो तुम्हारा इंटरनल फोर्स है. तो इमेजिन करो कि अर्थ से तुम्हें बाहर फेंक दिया आउट ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, और तुम्हारे पास कुछ भी मटेरियल नहीं है पकड़ने के लिए. तो अगर तुम आपस में ही अपने हाथ पैर पकड़ लो तो क्या तुम रुक जाओगे? नहीं रुकोगे. क्यों? क्योंकि वो तो इंटरनल फोर्स है. जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक नहीं रुकोगे. सो हमेशा याद रखना है कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमें बात बताई गई है वो बताई गई है कि यार एक्सटर्नल फोर्स के लिए ही बताई गई है, इंटरनल फोर्स का कोई मतलब नहीं है यहाँ. हाँ? तो अगर इसको मैं मैथमेटिक्स के टर्म्स में लिखूँ, सो क्या बोला गया है? अ बॉडी एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन. तो दो कंडीशंस हैं यहाँ पे, या तो वेलोसिटी ज़ीरो या तो यूनिफॉर्म मोशन यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट. तो इन दोनों का ही मतलब क्या है? दोनों का ही मतलब है एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज़ ज़ीरो. कांस्टेंट को डिफरेंशिएट कर लो चाहे ज़ीरो को डिफरेंशिएट कर लो, एक्सेलरेशन ज़ीरो आ जाएगा. तो वेलोसिटी या तो ज़ीरो रहेगी या तो कांस्टेंट रहेगी, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन. इसका मतलब दोनों ही चीज़ को एक चीज़ डिस्क्राइब कर रही है. दैट मीन्स एक्सेलरेशन ज़ीरो रहेगा. कब? इफ़ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू ज़ीरो. ठीक है, सो इफ एफ एक्सटर्नल इज ज़ीरो वी कैन नॉट एक्सेलरेट अ बॉडी विच इज़ kept at रेस्ट और अ बॉडी विच इज़ मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मोशन. तो मैथमेटिकली अपन इसको ऐसे लिख देते हैं. तो मैथमेटिकली ऐसा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आने वाला जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है
उससे हमें पता चलेगा कि एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू मास इंटू एसिलरेशन। ठीक है, ये इक्वेशन हमें पता लग जाएगी। तो अगर इसमें ये ज़ीरो हुआ तो ये ज़ीरो होना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ का कोई मैथमेटिकल याद रखने का सिग्निफिकेंस नहीं है ना। अच्छा, टू माइंड वन थिंग, एम इज़ कांस्टेंट तभी ये लिख सकते हैं, है ना। वो अभी देखेंगे अपन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। सो बिना देर किए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे आ जाते हैं। सो राइट डाउन न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का सेकेंड लॉ। तो यहाँ पे नेट एक्सटर्नल फोर्स की डेफिनेशन बताई गई है। सो नेट एक्सटर्नल फोर्स on an object is directly proportional to its rate of change of momentum. ठीक है, तो उसके मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज क्या है उस पर डिपेंड करता है कि उसका एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा होगा। तो अगर इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकली लिखूं तो एफ एक्सटर्नल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि डी बाई डी टी ऑफ पी। मोमेंटम को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना। ठीक है, तो जब प्रोपोर्शनैलिटी हटती है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो इक्वल टू आता है, और इक्वल टू लगाते हैं तो कुछ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है वहाँ पे। सो बाय एक्सपेरिमेंटेशन दिस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज़ फाउंड टू बी 1। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि विभिन्न एक्सपेरिमेंट किए गए और पाया गया कि ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट 1 आता है। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट comes out to be 1 by experiments। एक्सपेरिमेंट से हमने इसकी वैल्यू 1 निकाली। तो कुल मिला के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू डी पी बाय डी टी। ठीक है, अब हम हमारे नॉलेज से जानते हैं कि मोमेंटम क्या होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। मोमेंटम इज़ मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ एम इंटू वी, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब समझो ज़रा इस बात को कि यहाँ पे दो चीज़ें आ गई, एम और वी। अगर दोनों ही वेरिएबल हैं तो फिर हमको दोनों को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। प्रोडक्ट रूल रिमाइंड करने के लिए मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ कि डिफरेंशिएशन ऑफ यू वी इज़ यू एज वी एज इट इज़ डी यू बाई डी एक्स प्लस वी एज इट इज़ डी यू एज इट इज़ डी वी बाई डी एक्स। तो आई होप नवीन और रक्षित ये चीज़ तुम्हें याद होगी जो मैं लिखी यहाँ पे, ये अपन ने हाँ बेसिक सर। मैथ्स में पढ़ी थी। तो इसका मतलब हम जब इसको डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो सबसे पहले v को एज इट इज़ रहने देंगे, मास का डिफरेंशिएशन कर देंगे डी एम बाई डी टी, प्लस मास को एज इट इज़ लिखे रहने देंगे, वेलोसिटी का डिफरेंशिएट कर देंगे। मास के ऊपर झंडा क्यों नहीं लगाया है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो कुल मिला के एफ एक्सटर्नल इज़ दिस थिंग। अब इसको गौर से समझते हैं कि अगर मास कांस्टेंट हो जाए, जो कि जनरली होता है, मास कांस्टेंट मतलब कि इसको ऐसा समझो, कोई ऑब्जेक्ट तुम्हारे आसपास जितने रखे हुए हैं सबके मास बरा कांस्टेंट ही है ना। चलते चलते कुछ उसमें से चीज़ अनटिल अनलेस गिर ना जाए या कुछ मास ऐड ना हो जाए, उसका मास कांस्टेंट ही रहता है। सो फॉर मोस्ट केसेस मास इज़ कांस्टेंट। तो अगर मास कांस्टेंट है तो डी एम बाई डी टी क्या होगा, डी एम बाई डी टी ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि ये वाली चीज़ ज़ीरो हो जाएगी। तब एक्स एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, एफ एक्सटर्नल विल बी एम इंटू डी वी बाई डी टी, एम इंटू डी वी बाई डी टी, यानी कि मास इंटू एसिलरेशन। सो कुल मिला के हमें ये याद रखना है कि एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू मास इंटू एसिलरेशन, एंड दिस इज़ वैलिड ओनली व्हेन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ कांस्टेंट।
So this is valid only when mass of the object is constant. क्योंकि अगर मास कांस्टेंट नहीं हुआ तो ये वाली चीज़ की भी कुछ ना कुछ वैल्यू हो जाएगी, ये ज़ीरो नहीं होगा, तब हमें फिर ये वाली इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी. सो दिस इक्वेशन जो डी पी बाई डी टी है एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू, ये हमेशा यूनिवर्सल नेचर का है कि मास कांस्टेंट हो चाहे नहीं हो, ये हमेशा सही है. लेकिन ये जो एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू एम ए है, ये तभी सही है जब मास कांस्टेंट है ऑब्जेक्ट का. तो ये चीज़ हमें याद रखनी है. ठीक है, तो ये एक वेक्टर इक्वेशन है ना. मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है. तो हमें इसको सॉल्व करते टाइम देखना पड़ेगा गौर से कि यार सही डायरेक्शन ले रहे हैं कि नहीं. सिमिलरली वेक्टर के जितने भी फंडे हैं वो लगाए जा सकते हैं इसमें. तो ब्यूटी ऑफ वेक्टर मतलब कि दोनों वेक्टर्स को, मतलब किसी भी वेक्टर को म्यूचुअली दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व करके इंडिपेंडेंटली सॉल्व किया जा सकता है. तो वो चीज़ भी लगाई जा सकती है यहाँ पे. सो नोट करो एक पॉइंट, इट इज़ अ वेक्टर इक्वेशन, and it can be used independently in mutually perpendicular directions. ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई. हाँ सर. तो बेसिक डेफिनेशन क्या है? बेसिक डेफिनेशन है कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये बोलता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स इज़ प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. कितनी तेज़ी से उसका मोमेंटम चेंज हुआ है उस पर डिपेंड करेगा कि एक्सटर्नल फोर्स कितना महसूस हो रहा है उसे. और जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटा के इक्वल टू लगाते हैं तो ये 1 आ जाता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एक्सपेरिमेंट के थ्रू. कुल मिला के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को हमें ये याद रखना है, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी. अब पी को क्या लिख सकते हैं? पी को लिख सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी. तो अगर दोनों वेरिएबल हैं तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा डिफरेंशिएशन का. तो एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू वी डी एम बाई डी टी प्लस एम डी वी बाई डी टी. तो ये हमारे पास ये इक्वेशन थोड़ी सी बड़े फॉर्म में आ गई, मतलब एक्सपैंड करके लिख दिया इसे. ये दोनों इक्वेशन सेम है. ठीक है, अब इस इक्वेशन में अगर मास कांस्टेंट हो जाए तो डी एम बाई डी टी ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ज़ीरो होता है. तो इस चीज़ को ज़ीरो लिख देंगे और एफ एक्सटर्नल क्या बचेगा? एम इंटू डी वी बाई डी टी. डी वी बाई डी टी इज़ नथिंग बट एक्सेलरेशन. सो एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू एम ए. यहाँ से आ गया ये. तो क्या याद रखना है कि वेक्टर इक्वेशन है और म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में लगा पाएंगे इनको. अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, दैट इज़ इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम. तो इक्विलिब्रियम नाम सुनते ही हमारे दिमाग में ऐसी इमेज बनती है नॉर्मली कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रखा हुआ है ना. तो सबसे पहले तो ये हटाओ दिमाग से कि इक्विलिब्रियम का मतलब नहीं है कि वो रेस्ट पे हो. इट मे नॉट बी एट रेस्ट. रेस्ट पे है तब तो इक्विलिब्रियम है, कोई दिक्कत नहीं है ना. तो इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या है? इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है नेट फोर्स ज़ीरो होना चाहिए. सो इफ़ नेट फोर्स acting on an object is zero, then it is called, या ऐसा कहें called नहीं, it is said to be in equilibrium. It is said to be in equilibrium. ठीक है, तो क्या कंडीशन है इक्विलिब्रियम की? कि एफ नेट ज़ीरो होना चाहिए. ये इक्विलिब्रियम होता है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे फ्लोर पे, तो 100% उसका एक्सीलरेशन ज़ीरो है, मतलब उस पर लगने वाला नेट फोर्स ज़ीरो है. तो अगर ये इक्विलिब्रियम पे है तो इसका मतलब क्या? उस पर जितने भी फोर्सेस लग रहे होंगे सब एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे. एफ नेट इज इक्वल्स टू ज़ीरो. अच्छा, अगर इसका एफ बी डी बनाया जाए, सो एफ बी डी, तो एफ बी डी बनाए तो क्या क्या फोर्स लगेंगे यहाँ पे? एक तो एम जी नीचे लगेगा और इस सरफेस की वजह से एक नॉर्मल फोर्स ऊपर लगेगा.
और क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए, सो mg का मैग्नीट्यूड नॉर्मल के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। ये बात समझ में आ रही है? हमें अगर यहाँ पे वेक्टोरिकली लिखना है तो किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना पड़ेगा। तो लेट्स से हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना, तो एफ नेट लिख देंगे अगर हम, तो ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव है मतलब कि एन आएगा प्लस में, एम जी नीचे की साइड है मतलब एम जी आएगा नीचे की साइड। तो ये लिख दिया हमने फोर्स, और एफ नेट किसके बराबर होना चाहिए? ज़ीरो के बराबर। तो यहाँ से हम क्या मिल जाएगा? एन इज इक्वल्स टू एम जी। तो सिंपली इतना दिमाग लगा सकते हो कि ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल्स टू नीचे वाला फोर्स, तभी तो वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे, तो डायरेक्टली एम जी इज इक्वल्स टू एन भी लिख सकते हो। आई बात समझ में? हाँ सर। ठीक है, तो अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए। सो फाइंड नॉर्मल, सर एक सेकंड। हाँ हाँ नवींद्र, नोट कर लो अच्छे से। तो फाइंड नॉर्मल एट ईच पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ईच पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, और फिगर कैसा बना हुआ है यहाँ पे? ये सरफेस है, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है 20 kg, और इसके ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है 10 kg। तो सारे सरफेसेस पे नॉर्मल फाइंड करना है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ नॉर्मल लगेगा? एक तो इस सरफेस ऑफ कांटेक्ट पे और एक इस सरफेस ऑफ कांटेक्ट पे। तो इसका मतलब कि दो नॉर्मल बनाने हैं हमें। तो शुरू हो गए, एफ बी डी बनाया कि यहाँ पे 10 kg का एफ बी डी बनाया, तो 10 kg का 10g नीचे लग रहा होगा और एक नॉर्मल रिएक्शन N1 ऊपर लग रहा होगा। तो क्या ये इक्विलिब्रियम में है? तो हम कहें हाँ भाई इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि रखा हुआ है जस्ट, नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब 10g इज इक्वल्स टू N1, जे की वैल्यू 10 मान लो, सो N1 इज इक्वल्स टू 100 N। ये समझ में आया? जल्दी बताओ समझ में आया क्या? कोई कन्फ्यूज़न है तो मैं अभी के अभी ख़त्म करना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत ही, नहीं सर। हाँ क्या बोल रहा है अक्षत? सर एक और बार फिर से समझाना। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि एक स्ट्रक्चर रखा हुआ है यहाँ पे, एक 20 किलो का ऑब्जेक्ट है और एक 10 किलो का ऑब्जेक्ट है। वो फ्लोर पे रखा हुआ है 20 किलो, 20 किलो के ऊपर 10 किलो रखा हुआ है। ठीक है, और हमसे बोल रहा है ये कि बताओ नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा ईच पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई किया हमने कि नॉर्मल लग कहाँ कहाँ रहा होगा। तो एक तो इस सरफेस पे लग रहा होगा एक्शन रिएक्शन, और एक इस पे लग रहा होगा। तो इन दोनों की वैल्यू बतानी है हमें। तो इन दोनों की वैल्यू बताने के लिए हमने केवल पहले 10 किलो को उठा लिया। तो अगर 10 किलो को हमने उठाया तो यहाँ 10 किलो पे नीचे क्या लग रहा होगा? 10g। और ऊपर क्या लग रहा होगा? नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम दिस सरफेस। इतना समझ में आया? हाँ सर। और क्या ये इक्विलिब्रियम में है 10 किलो वाला? तो हम कहाँ, बिल्कुल इक्विलिब्रियम में, क्योंकि रेस्ट पे रखा हुआ है। इसका मतलब सारे फोर्सेस बैलेंस आउट हो रहे होंगे, मतलब कि ये 10g बैलेंस कर रहा होगा इस N1 को। बस ये लिख दिया, तो N1 की वैल्यू आ गई, g को 10 ले लिया, सो 100 N। आया समझ में? हाँ सर आ गया। ठीक है, अब N2 भी निकालना है। ये N1 था, यहाँ पे N2 भी है, तो N2 के लिए 20 किलो का बनाएंगे। तो 20 किलो का बनाया, 20 किलो का एफ बनाया। अब 20 किलो के एफ में क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे? एक तो स्वयं का वेट लग रहा होगा, दैट इज़ 20g। एक नॉर्मल रिएक्शन जो इसको ऊपर धकेल रहा था, वही नॉर्मल रिएक्शन इसको नीचे धकेल रहा होगा। उसकी वैल्यू जितनी आई है उतनी ही रहेगी यहाँ पे भी, तो दैट इज़ 100 N। ठीक है, और जो धरती से इसको नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा उसको N2 बोल देते हैं, वही हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो क्या ये इक्विलिब्रियम में है? तो हमने कहा हाँ भाई है। तो इसका मतलब सारे फोर्सेस बैलेंस कर रहे होंगे एक दूसरे को। नीचे वाले फोर्सेस, फोर्स डाउनवर्ड इज इक्वल्स टू ऊपर वाले फोर्सेस,
फोर्स अपवर्ड, ठीक है। तो 100 किलो और 100 न्यूटन और 200 न्यूटन नीचे लग रहा है, तो ऊपर कितना लगना पड़ेगा कि बैलेंस आउट हो जाए? 300 न्यूटन। सो N2 इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन प्लस 200 न्यूटन, सो दैट इज 300 न्यूटन। आई बात समझ में? तो दोनों नॉर्मल रिएक्शन आ गए, हाँ सर। ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे लिखा हुआ है फोर्स डाउनवर्ड आर बैलेंस्ड बाय फोर्स अपवर्ड, है ना। ये एफ नेट इज इक्वल्स टू 0 लिखने का एक अलग तरीका भी है। या तुम तो ऐसे देखो यार, 100 न्यूटन और 200 न्यूटन नीचे लग रहा है, तो ऊपर कितना लगेगा? 300 न्यूटन, सिंपल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें मैं तुमसे ही जवाब चाहूँगा कि एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे, जिसका मास है 10 किलो, और यहाँ पे रखा हुआ है इसके एडजेसेंट 20 किलो का। तो हमें बताना है कि नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा यहाँ इन दोनों के बीच में, ठीक है। व्हाट इज दिस नॉर्मल रिएक्शन? तो मैं तुम्हें सोचने के लिए मौका देता हूँ, 5 मिनट का, सोचो। सो आंसर इज 0। तो अब इसको अपन स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में समझते हैं कि वैसे ऐसा क्यों हो रहा होगा। तो सबसे पहले एफबीडी बनाते हैं। किसका? 10 किलो का। तो 10 किलो का एफबीडी बनाया, तो नीचे 10G लगेगा, ठीक है। एक सरफेस से धक्का दे रहा होगा, ऊपर N1 बोल देते हैं इसे, और ये वाला सरफेस एक नॉर्मल लगा रहा होगा जिसको N बोल देते हैं, ठीक है। सिमिलरली 20 kg का एफबीडी बनाते हैं। तो 20 kg का वेट 20G नीचे लग रहा होगा, इस सरफेस से एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा होगा, उसको N2 बोल देते हैं, और इस सरफेस पे इसका रिएक्शन पेयर लग रहा होगा N, ठीक है। अच्छा, क्या ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, ये और ये? तो बिल्कुल है। तो अगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, तो हम दोनों ही डायरेक्शंस में इंडिविजुअली वेक्टर्स को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो हमारा जो इक्वेशन था एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए, वो हम पहले इस डायरेक्शन में लगा देंगे, फिर इस डायरेक्शन में लगा देंगे। तो अगर हमने इस वाले डायरेक्शन में लगाया, ऊपर नीचे वाले में, तो नेट फोर्स 0, एसिलेशन 0 है, रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम पे है, यानी कि एसिलेशन 0। सो एफ नेट 0 होना चाहिए दोनों ही डायरेक्शन में, चाहे एक्स में लगा लो चाहे वाई में लगा लो। तो जब वाई में लगाया तो ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल्स टू नीचे वाला फोर्स, तो 10G इज इक्वल्स टू N1। ये फोर्स इसको बैलेंस कर रहा होगा वाई डायरेक्शन में, ठीक है। N1 इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन आ गया। हालांकि वो पूछे नहीं अपन से क्या पूछा है? ये वाला नॉर्मल रिएक्शन। तो इसको कौन बैलेंस कर रहा होगा? इसको बैलेंस करने वाला कोई है ही नहीं इस डायरेक्शन में, 0 बैलेंस कर रहा होगा इसे। तो अगर इसको बैलेंस करने वाला कोई नहीं है, तो आंसर इज N इज इक्वल्स टू 0। ये लॉजिक समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है। सिमिलरली इसके लिए ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल्स टू नीचे वाला फोर्स, तो N2 की वैल्यू आ गई 200 न्यूटन। सिमिलरली N को बैलेंस करने वाला कोई है ही नहीं यहाँ पे, सो N इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने एक ब्लॉक रखा, बाजू में दूसरा ब्लॉक ले जाके रख दिया, तो इसकी वजह से इस पर कोई धक्का नहीं लग रहा है ना, अनटिल अनलेस तुम इधर से धक्का ना मारना शुरू कर दो। तो बिल्कुल सही बात है कि जैसे अगर तुमने ऐसे मिठाई रखी हुई है, यहाँ पे बाजू में दूसरी मिठाई रखी है, जब मिठाई तो स्टिकेबल हो, मतलब चिपक जाती है। मिठाई का एग्जांपल मत लो, मोबाइल का एग्जांपल लो कि एक मोबाइल रखा है ऐसे, दूसरा मोबाइल उसके साइड में ला के रख दिया, तो क्या ये एक दूसरे में धक्का मारना शुरू कर देंगे? नहीं, नहीं करेंगे। कब करेंगे धक्का मारना शुरू? जब तुम इधर एक को धक्का मारना शुरू करोगे, तब नॉर्मल रिएक्शन जनरेट होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप, इसमें दिमाग लगाना।
So here we have a situation जिसमें एक रूम का कॉर्नर है, तो हमें फ्लोर भी दिख रहा है और वॉल भी दिख रही है। दीवार सेट के कोने में एक 20 किलो का ब्लॉक रखा हुआ है। और उसके बाजू में एक 10 किलो का ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे 10 किलो वाले पे लग रहा है फोर्स, ऐसा एक्सटर्नल फोर्स 100 न्यूटन का। कितने एंगल पे लग रहा है? ये लग रहा है 37 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल के साथ। तो इसको प्रेस कर रहा है ये, ठीक है। तो अब हमें बताना है फाइंड नॉर्मल फोर्स एट ईच कॉन्टैक्ट सरफेस, ठीक है। अब ज़रा ड्रॉ करो इसका FBD और निकालो आंसर। मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूँ। यस सर। तो देखो इसमें क्या करना है, FBD बनाना है सबसे पहले। तो पहला काम है FBD बनाने का। 10 किलो का FBD बनाने जा रहे हैं अपन। 10 किलो पे इस तरफ से लग रहा है 100 न्यूटन। तो इसको रिजॉल्व कर लेते हैं ना, इसमें और इसमें। अगर रिजॉल्व करें तो ये वाला कंपोनेंट कितना, ये 37 डिग्री है, तो ये वाला कितना आएगा, दिस इज़ 100 कॉस cos 37। 37 cos 37 होता है 4/5, यानी कि ये 80 न्यूटन हो जाएगा। सिमिलरली दूसरे को रिजॉल्व करोगे तो ये 100 sin 37 डिग्री यानी कि 60 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब दिस फोर्स इज इक्वलेंट टू दीज टू फोर्सेस। तो इसको हटा दो, अब उसके 2 कंपोनेंट लगा दिए हमने, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और क्या लग रहा होगा, 10G नीचे लग रहा होगा। इधर से ये जो अपना 20 kg वाले और 10 kg वाले के बीच का जो सरफेस है, वहाँ से नॉर्मल लग रहा होगा इसको बोल दो N1, ठीक है। और यहाँ पे धरती इसे दे रही होगी एक ऊपर फोर्स, उसको बोल दो N2। अब ये इक्विलिब्रियम में तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो नेट फोर्स इज 0। एफ नेट 0 करना है हमें दोनों डायरेक्शंस में। तो सबसे पहले ये वाला डायरेक्शन देख लेते हैं। ऊपर वाले फोर्सेस कौन कौन है, N2 ऊपर है बस। तो N2 शुड बी इक्वल्स टू 10G + 60, सो 100 + 60 यानी कि 160 न्यूटन। इसका मतलब धरती इस 10 किलो वाले ब्लॉक को 160 न्यूटन का नॉर्मल रिएक्शन दे रही होगी, ठीक है। फिर इस वाले डायरेक्शन में देख लेते हैं। इस वाले डायरेक्शन में बैलेंस होना है तो 80 न्यूटन को N1 के बराबर होना चाहिए। सो इन दोनों के बीच में N1 कितना हो गया, 80 न्यूटन। ये समझ में आया नवेंद्र एंड अक्षत? हाँ सर। नवेंद्र नवीन क्या है? सर है नहीं, चला गया वो। नवीन है नहीं, चलो। तो फिर आ जाते हैं अपन दूसरे ब्लॉक पे। दूसरा ब्लॉक इस 20 kg वाला ब्लॉक। 20 kg वाले ब्लॉक पे बना देते हैं, सारे फोर्सेस मार्क कर देते हैं। तो 20G नीचे एक नॉर्मल रिएक्शन सरफेस दे रहा होगा, फ्लोर ये वाले। तो अब ये N1 के बराबर नहीं होगा ना, N2 के बराबर नहीं होगा, कुछ और होगा ये, तो N3 बोल देते हैं इसे। सिमिलरली यहाँ पे तो N1 का रिएक्शन पेयर लग रहा होगा, इसका मतलब 80 न्यूटन लग रहा है यहाँ से। और यहाँ दीवार से वॉल से कुछ N4 मिल रहा होगा, और कोई फोर्स तो है नहीं। ये वाला जो एक्सटर्नल फोर्स है वो तो इस पे लग रहा है, तो यहाँ पे मार्क नहीं करना है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि एक्स और वाई में फोर्सेस बैलेंस करना है। तो वाई डायरेक्शन में सबसे पहले देखा, सो 20G को बैलेंस कर रहा है N3, सो N3 की वैल्यू लिख दी यहाँ से 200 न्यूटन, G की वैल्यू 10 मान ली, ठीक है। सिमिलरली एक्स वाले डायरेक्शन में N4 को ये 80 न्यूटन बैलेंस कर रहा है, सो N4 इज 80 न्यूटन। तो बस ये आंसर आ गए, ठीक है। हाँ सर। है ना। तो बस कुछ भी एक भी चीज़ जैसे मिस आउट हो गई, जैसे अक्षर तुमने ये 10G मिस कर दिया इस N2 के कैलकुलेशन में, तो गड़बड़ आंसर हो गया,
है तो इजी चीज़, बस अपन को एकदम फूंक फूंक के सही से कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है। तो एक बार प्रॉपर प्रैक्टिस हो गई तो फिर अपन को आ जाएगा ये अच्छे से। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचे अपन। ये सीलिंग है और यहाँ पे एक ब्लॉक लटका हुआ है। किस तरीके से? एक रस्सी ऐसे कनेक्टेड है सीलिंग के थ्रू, और एक रस्सी ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। और सिमेट्रिक नहीं है, मतलब वो एंगल कुछ और बना रही है और ये वाली स्ट्रिंग जो है ये कुछ एंगल और बना रही है। सो वी हैव दिस एंगल एज अल्फा एंड दिस एंगल एज बीटा, ठीक है। ये एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ। इस ब्लॉक का मास है m। स्ट्रिंग्स जो स्ट्रिंग 1 है और स्ट्रिंग 2 दोनों ही स्ट्रिंग मासलेस और इनइलास्टिक है, मतलब इनएक्सटेंसिबल है। बोथ स्ट्रिंग आर massless एंड इनएक्सटेंसिबल। गलती से मैंने इनइलास्टिक बोल दिया था, इनइलास्टिक नहीं, इलास्टिक होंगी तभी तो इनएक्सटेंसिबल सर एक होगी। और क्वेश्चन रिपीट करेंगे मैम, देखिए। तो बोथ स्ट्रिंग्स आर massless एंड इनएक्सटेंसिबल। ये एक ब्लॉक लटका हुआ है स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 की सहायता से, और ये स्ट्रिंग्स छत से कनेक्टेड है, ठीक है, सीलिंग से कनेक्टेड है। ये एंगल बना रही है अल्फ़ा, ये एंगल बना रही है बीटा, और ऐसे ब्लॉक इक्विलिब्रियम में लटका हुआ है। तो हमें बताना है फाइंड टेंशंस इन बोथ द स्ट्रिंग्स, दोनों स्ट्रिंग्स में टेंशन बताना है, ठीक है। यस सर। तो बहुत ही सिंपल तरीके से अपन क्या करें, एफबीडी बना लेते हैं कि लेट से दिया है सवाल में सबसे पहले कि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल और मासलेस है। इसका मतलब पूरी ही स्ट्रिंग में टेंशन हर पॉइंट पे सेम होगी, लेकिन ये स्ट्रिंग अलग है और ये स्ट्रिंग अलग है, तो दोनों में अलग अलग टेंशन माननी पड़ेगी कि लेट से इसमें टेंशन T2 है और इसमें टेंशन T1 है। तो अगर हमने अपने ब्लॉक का एफबीडी बनाया तो T1 इधर खींच रही होगी इसे, और T2 कहीं इधर खींच रही होगी, ठीक है। और नीचे क्या लग रहा होगा, mg नीचे लग रहा होगा। इन सभी फोर्सेस को बैलेंस करना है। तो सबसे पहले तो हमने एक म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन बना लिया, ठीक है। ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल है बीटा, और ये वाला एंगल कितना है अल्फ़ा। तो हम अपने म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लेते हैं सारे वेक्टर्स को। mg तो ऑलरेडी रिजॉल्व है हमारे म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इनको रिजॉल्व कर लेते हैं आसानी से। इसको रिजॉल्व करने के लिए हम चले तो T2 का x कंपोनेंट आ जाएगा T2 cos बीटा, और y कंपोनेंट आ जाएगा T2 sin बीटा। सिमिलरली T1 का x कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा T1 cos अल्फ़ा, और ऊपर आ जाएगा T1 sin अल्फ़ा, ठीक है। तो अगर अब इक्विलिब्रियम में होना है तो हमने इफ़ेक्टिवली कैसे बना दिया, नेट फोर्स x और y डायरेक्शन जो हमारे म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन है उसमें मार्क कर लेते हैं। सो इधर लग रहा है T2 cos बीटा, T2 cos बीटा, और इधर लग रहा है T1 cos अल्फ़ा। सिमिलरली ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं, T1 sin बीटा एंड T1 sin अल्फ़ा, तो उनको ऐड करके लिख देते हैं T1 sin अल्फ़ा प्लस T2 sin बीटा, और नीचे लग रहा है mg, सो नीचे की साइड mg। अब अगर इसको इक्विलिब्रियम में रहना है तो इस फोर्स को इस फोर्स के बराबर करना पड़ेगा। तो क्या इक्वेशन बनेगी, mg इज इक्वल्स टू T1 sin अल्फ़ा प्लस T2 sin बीटा। सो mg इज इक्वल्स टू T1 sin अल्फ़ा प्लस T2 sin बीटा। ये पहली इक्वेशन बन गई। सिमिलरली x डायरेक्शन में बैलेंस होने फोर्स तो ये दोनों बराबर होने पड़ेंगे। सो T1 cos अल्फ़ा इज इक्वल्स टू T2 cos बीटा। सो T1 cos अल्फ़ा इज इक्वल्स टू T2
कॉस बीटा। अब ये दो इक्वेशंस बन गई हमारे पास। इसमें वेरिएबल क्या है? इसमें वेरिएबल t1 है और t2 है। वेरिएबल t1 है और वेरिएबल t2 है। अल्फ़ा तो नोन है, बीटा भी नोन है, mg भी नोन है। इसका मतलब दीज टू इक्वेशंस आर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब कैसे सॉल्व करते हैं इन्हें? तो या तो सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं या तो एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं, जैसा हम मर्जी वैसा कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम t1 लिख लेते हैं। t1 इज इक्वल्स टू t2 कॉस बीटा अपॉन कॉस अल्फ़ा, और ये उठा के हम पहली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो पहली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया तो केवल t2 बचेगा फिर। तो देखो इसका ट्रीटमेंट यहाँ पे लिखा हमने, एम जी इज इक्वल्स टू टी वन की जगह क्या लिखना है? t2 कॉस बीटा अपॉन कॉस अल्फ़ा प्लस t2 इंटू साइन बीटा। t2 कॉमन ले लिया तो t2 लिया कॉमन, क्या है यहाँ से? कॉस बीटा प्लस साइन बीटा कॉस अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा। ये किसके बराबर है? mg के बराबर। तो यहाँ से t2 निकल के आ गया। सो t2 इज इक्वल्स टू mg कॉस अल्फ़ा उस तरफ चला गया, सो mg कॉस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कॉस बीटा प्लस साइन बीटा कॉस अल्फ़ा। ये हो गया अपना t2। ठीक है। सिमिलरली, अच्छा कोई गड़बड़ की क्या? एक गड़बड़ की कि यहाँ पे जो t1 है, t1 की जगह हमने t2 कॉस बीटा अपॉन कॉस अल्फ़ा लिख दिया, लेकिन एक साइन अल्फ़ा भी आएगा, तो मिटाओ, साला गड़बड़ कर दिया। तो यहाँ पे क्या मिस आउट कर दिया हमने? एक नज़र हटी और दुर्घटना घटी, साइन अल्फ़ा भी आएगा। सो अब अच्छे से लिख लेते हैं, एम जी इज इक्वल्स टू t2 कॉस बीटा साइन अल्फ़ा, और कॉमन लेके इधर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, सो प्लस साइन बीटा कॉस अल्फ़ा। तो एक मस्त सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन गई है कॉस अल्फ़ा। तो ये चीज़ क्या है? साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस बीटा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, यानी कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो दिस कैन बी रिटन एज t2 इंटू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा। एम जी तो है ही है इधर, तो t2 इज इक्वल्स टू एम जी कॉस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। ये आ गया अपने t2 का आंसर। t2 का आंसर आ गया तो t1 यहाँ से आ जाएगा। t1 क्या है? t1 है t2 इंटू कॉस बीटा बाय कॉस अल्फ़ा। सो t2 निकल के आया है अपने पास एम जी कॉस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस बीटा इंटू कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा अपॉन कॉस अल्फ़ा। तो कॉस अल्फ़ा से कॉस अल्फ़ा कट गया, कॉस बीटा बचा ऊपर। सो t1 इज एम जी कॉस बीटा अपॉन साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। आई बात समझ में? हाँ सर। तो ऐसे आंसर निकाल दिया हमने। तो ये यहीं तक था फिज़िक्स का क्वेश्चन। उसके बाद फिर तो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बन गया। तो फिज़िक्स में हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उसमें एक कॉन्सेप्चुअल पार्ट फिज़िक्स का होगा, उसके बाद फिर सब मैथ्स हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, हर इक्वेशन जो भी हम लिखेंगे इस दुनिया में सारी डायमेंशनली करेक्ट होनी चाहिए। तो वेरीफाई करते हैं, चलो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। t2 क्या है? फोर्स है, तो इस तरफ भी फोर्स का डायमेंशन आना चाहिए। कॉस अल्फ़ा का डायमेंशन कुछ नहीं होता, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का डायमेंशन कुछ नहीं होता। इसका मतलब एम जी का डायमेंशन ही रहेगा यहाँ पे, यानी कि एम जी का डायमेंशन भी फोर्स के डायमेंशन के बराबर है। ठीक है। तो अगर जैसे करते करते मान लो सपोज यहाँ पे ऐसे जी आ जाता, तो फिर 100% में अपन बोलते कि यार कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। अदरवाइज डायमेंशनली करेक्ट ही आएगी इक्वेशन अगर सही किया है हमने तो। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं अब। एक दीवार का ऊपर वाला कोना है, दैट इज दिस इज सीलिंग,
and this is the wall, and we have a block hanging here with a combination of strings which is like this कि एक string ऐसी आई, एक string ऐसी गई और एक string ऐसे परपेंडिकुलरली इसको नीचे खींचती हुई। तो हमें बताना है ये पहली string है, ये दूसरी string है, ये तीसरी string है। तीनों ही string massless हैं। All the three strings are massless and inextensible. So find tension in all the strings, in all the strings, तीनों strings में टेंशन बताना है। तो शुरू हो गए। शुरू होने से पहले ये एंगल पता होना चाहिए, तो इस एंगल को बोल दिया क्या बोल दिया जाए, इसको बोल दिया जाए 30 डिग्री। ये 30 डिग्री एंगल है, ठीक है। तो अब शुरू हो गए। तो सबसे पहले तीन अलग अलग स्ट्रिंग है, एक ये, एक ये, एक ये। तो तीनों में ही टेंशन अलग अलग होगा, लेकिन हर पॉइंट पे सेम स्ट्रिंग में टेंशन सेम होगा। मतलब यहाँ टेंशन T3 है इसमें हर जगह, यहाँ टेंशन T2 है इसमें हर जगह, और यहाँ इस पहली स्ट्रिंग में टेंशन T1 है हर जगह। T1, T2, T3 मान लिया, और यही हमारे वेरिएबल है, इन्हीं को हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले M का FBD बनाते हैं। सो FBD ऑफ M, सो M में नीचे लग रहा है mg और ऊपर खींच रही है टेंशन T1 उसे। सो T1 इज इक्वल्स टू mg के बराबर हुआ, ठीक है। और M कितना है, M को भी कुछ ले लो, 10 किलो ले लो ना, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 किलो, ताकि अपन एक फिक्स्ड वैल्यू निकालें आंसर की न्यूटन में। तो M कितना है 10 किलो, G है 10, तो T1 आ गया अपने पास 100 न्यूटन। इसका मतलब ये T1 100 न्यूटन है। अब इस जंक्शन पॉइंट को P बोलते हैं ना, इस जंक्शन पॉइंट का FBD बनाते हैं, FBD ऑफ पॉइंट P। तो ज़रूरी नहीं किसी मास का ही FBD बनाए, अपन किसी जंक्शन पॉइंट, मासलेस जंक्शन पॉइंट का भी FBD बना सकते हैं। सो P पे नीचे तो लग रहा है T1 जिसकी वैल्यू निकल चुकी है 100 न्यूटन, इस तरफ लग रहा है T3 जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं, और इधर लग रहा है T2, ठीक है। तो अब रिजॉल्व कर लेते हैं। ये वाला एंगल कितना है 30 डिग्री। तो अगर हमने इसको x एक्सिस माना और इसको y एक्सिस माना, तो ये वाला एंगल 30 है तो ये 30 होगा। तो जब रिजॉल्व करेंगे T2 को, तो T2 cos 30 डिग्री आएगा इधर, और इधर आएगा T2 sin 30 डिग्री। अब ये इसके बराबर होना चाहिए अगर इक्विलिब्रियम में है तो T3 इज इक्वल्स टू T2 cos 30 डिग्री, और ये इसके बराबर होना चाहिए, यानी कि T2 sin 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 100। sin 30 डिग्री 1/2 होता है, तो T2 की वैल्यू आ गई यहाँ से 200 न्यूटन, और यहाँ पे 200 रख दिया, तो T3 कितना आ गया, T3 आ गया 200 इंटू cos 30 डिग्री, दैट इज़ √3/2, यानी कि 100 √3 न्यूटन। तो सब आ गया, T1 भी आ गया, T2 भी आ गया, T3 भी आ गया। आई बात समझ में अक्षत? हाँ सर। ठीक है, तो अब मैं ज़रा होमवर्क देख लेता हूँ। एक्सरसाइज, पहले इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज करेंगे अब हम। तो देखो इसमें तुम्हें एग्जाम्पल 1 से लेके इनफैक्ट 8.1 से लेके, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 8 है, 8.1 से लेके
8.12 तक देखना है और इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करनी है। इसमें 11 क्वेश्चन है और ये 12 क्वेश्चन है, तो टोटल हुए 23 क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन को करने में तुम्हें लगना चाहिए आराम से, मतलब आराम से टाइम लेना, जितना भी टाइम लगे इट इज़ वर्दी। तो 1.5 घंटा लगेगा इसमें। अच्छा, इसमें क्या 8.1 से लेके 8.9 तक तो बहुत आसानी से क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि सभी फोर्थ से रिलेटेड क्वेश्चन है। 8.9 नहीं, सॉरी 8.6 तक। लेकिन 8.7, 8.8 एंड 8.9 ये जो क्वेश्चन है दीज आर रिलेटेड टू टॉर्क। ठीक है, तो ये पढ़ के देखना, अगर बन रहे हैं तो ठीक है, नहीं बने तो ये मैं एक्सप्लेन करूँगा तुम्हें नेक्स्ट क्लास में। 8.10 से लेके 8.12 तक तो बन ही जाएंगे। तो केवल इन्हीं क्वेश्चंस में तकलीफ आ सकती है क्योंकि टॉर्क का नोशन नहीं पता हमें। लेकिन अगर पढ़ के एक बार ज़रा सा, मतलब एक पैराग्राफ दिया हो टॉर्क के बारे में, है ना, मोमेंट ऑफ फोर्स, उसको पढ़ना और बनाने की कोशिश करना, तो उससे तुम्हें मुझे भी पता चलेगा कि तुम पढ़ के पैराग्राफ से कितना समझ पा रहे हो। ठीक है, करोगे ये काम? हाँ सर। ठीक है, चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय सर।